Hello students, today we are going to discuss the Indian Paleoanthropology और इंडियन पेलियोएंथ्रोपोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट 3 थीम्स हैं और उन्हीं 3 थीम्स के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे आपके साथ। जो पहला थीम है दैट इज ऑफ द नर्मदा होमिनिन्स या फिर नर्मदा मैन। अब नर्मदा मैन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नर्मदा मैन आखिरकार कौन था। वो होमो इरेक्टस था, वो हाइडेलबर्जेंसिस था, या फिर वो होमोसेपियन था, वो इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस था, वो कौन था। तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स के मद्देनजर अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग श्रेणियों के अंदर इसको बांटा है। तो वो कौन सी श्रेणियां थी, किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किन फिजिकल फीचर्स के आधार के ऊपर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया है। तो पहली बात हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है तो जो सबसे पहली चीज होती है जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं दैट इज कि नर्मदा मैन के फिजिकल फीचर्स क्या है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज फिजिकल फीचर्स उनकी नर्मदा मैन की जो टेक्सोनॉमिकल पोजीशन है वो क्या बनती है, वो किस टेक्सा के अंदर फिट बैठता है। तो ये पहली बात आ गई। फिर उसके बाद जो अगला थीम है वो है रामापिथिकस का और शिवापिथिकस का। रामापिथिकस एंड शिवापिथिकस डिबेट इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट इशू और वेरी प्रोमिनेंट थीम कि रामापिथिकस और शिवापिथिकस दोनों क्या वो होमिनिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शिवापिथिकस अलग है, रामापिथिकस अलग है, या फिर दोनों सेम ही हैं, या फिर ये औरंगटान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक टेक्सोनॉमिकल डिबेट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो तीसरा थीम है वो है जियोलॉजी से रिलेटेड थीम कि शिवालिक का सिग्निफिकेंस बताइए, नर्मदा का सिग्निफिकेंस बताइए इंडिया की पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली यहां पे ये 3 मेजर थीम्स हैं और इन 3 थीम्स में से कम एक सवाल हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला है डिस्कस द पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ शिवालिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शिवालिक हिल इट इज स्ट्रेचिंग फ्रॉम द पोटवार प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान और आपके पास नेपाल तक जो है वो ये जाता है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दैट वी हैव सीन द असेंबलेज ऑफ द नियोजिन फॉसिल्स। ठीक है, और ये नियोजिन फॉसिल्स तकरीबन 18 से लेके 5 मिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं और ये हमें खास करके ह्यूमन एवोल्यूशन तो नहीं लेकिन प्राइमेट एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो जो मेजर चीजें हैं शिवालिक के बारे में वो हमने यहां पे लिख दी। फिर उसके बाद बात आती है शिवालिक की जियोलॉजिकल या फिर ज्योग्राफिकल और उसकी जो स्ट्रेटाग्राफिकल पोजीशनिंग है उसकी बात आती है। तो अगर हम शिवालिक की स्ट्रेटाग्राफी के बारे में हम बात करें तो शिवालिक को बेसिकली 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो लोअर शिवालिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद मिडल एंड देन फिर उसके बाद अपर। जो हमारे लिए काम का है वो है अपर शिवालिक। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो जो आपके पास धोक पठान का स्टेटा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोटा मोटी शिवालिक को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। जो आपके पास लोअर शिवालिक है, लोअर शिवालिक का जो सबसे लोएस्ट स्टेटा है दैट इज नोन एज कमलियाल। फिर उसके बाद आपके पास आता है चिंजी, फिर उसके बाद आता है नागरी, फिर उसके बाद आता है दोक पठान, फिर उसके बाद आता है ततरौथ, फिर उसके बाद आता है पिंजौर एंड देन फिर उसके बाद कुछ बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट्स का पूरा एक जो स्टेटा है वो आ जाता है। ठीक है, और अगर हम इसकी एज के बारे में बात करें तो जो लोअर शिवालिक है इट बिलोंग्स टू द मायोसीन पीरियड। फिर उसके बाद आपके पास मिडिल शिवालिक इट बिलोंग्स टू द मायोसीन प्लायोसीन एंड देन फिर उसके बाद प्लायोसीन से प्लाइस्टोसीन तक अपर शिवालिक का स्टेटा जो है वो चलता है। सो दिस इज द रफ टाइम फ्रेम ऑफ शिवालिक। ठीक है, तो जब भी आपको शिवालिक की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, शिवालिक की जियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, दिस ग्राफ और दिस टेबल इट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि बार बार आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को एक बार ध्यान में रखिएगा।
और उन्हीं चीजों को हमने यहां पे लिखा है कि हम बेसिकली शिवालिक को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर। और आपके पास जो है वो मेजरली फ्लूवियल सैंडस्टोन्स और सिल्ट यहां पे अकोमोडेटेड है। अगर हम इसके पेलियो एनवायरनमेंट की बात करें, खास करके पेलियो एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपको रामापिथिकस और शिवापिथिकस मौजूद था, तो ज्यादातर वुडलैंड जो हैं वो यहां पे मौजूद हुआ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेजर आपके पास जो प्राइमेट जॉनरा यहां पे मिला है, दैट इज द फर्स्ट वन, इट इज द शिवापिथिकस। शिवापिथिकस के अंदर ही शिवापिथिकस इट्स अ अम्ब्रेला कैटेगरी, जिसके अंदर रामापिथिकस भी आ जाता है। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक शिवालिक होमिनिड, जिसके अंदर जॉज हैं, टीथ हैं और कुछ पार्शियल स्कल है। ठीक है, और इसकी जो क्रेनियोफेशियल ऑटोनॉमी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो नसल बोन है दैट इज कनकेव, एंड जो आपके पास खास करके नसल बोन दैट इज वेरी अनयूजुअल, ये शॉर्ट नहीं है, इट इज क्वाइट टॉल। ठीक है, उसी के साथ साथ जो इंटर ऑर्बिटल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, इट इज बिकमिंग नैरोअर। ठीक है, और आपके पास अगेन ये पोंगो कैटेगरी के साथ ज्यादातर चलता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है रामापिथिकस की, विच इज अगेन वन ऑफ द कैटेगरीज इन द शिवापिथिकस। ठीक है, तो इसको अगेन अर्लीस्ट होमिनिड माना गया था और अभी इसको सबस्यूम कर लिया गया है शिवापिथिकस के अंदर। अगर शिवापिथिकस और रामापिथिकस दोनों को एक बार हम कंपेयर करें, तो जो रामापिथिकस है इसके कनाइंस का साइज रिड्यूस हो चुका था, लेकिन जो इनेमल था वो काफी ज्यादा थिक था, और आपके पास जो मजल है वो शिवापिथिकस से अगेन इट वॉज बिकमिंग शॉर्टर। ठीक है, और ऐसे लगता है इन सारी चीजों को देख करके कि जो रामापिथिकस है इट इज द फीमेल मॉर्फ ऑफ द शिवापिथिकस। ठीक है, और आपके पास अगेन रामापिथिकस के अंदर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो काफी ज्यादा एम्प्लीफाइड था। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है गिंगैटोपिथिकस की। गिंगैटोपिथिकस अगेन जो जॉज हैं वो मिले हैं और आपके पास कुछ उसके दांत मिले हैं, और अगेन ये जो है वो काफी ज्यादा बड़ा सारा एप था। तो दैट इज द गिंगैटोपिथिकस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है शिवापिथिकस रामापिथिकस। और शिवापिथिकस रामापिथिकस को लेकर के एक बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि पहले यह प्रपोज किया गया था कि जो शिवापिथिकस और रामापिथिकस है ये किसी ओरंगटान के इंसेस्टर नहीं हैं, ये हमारे इंसेस्टर हैं। दिस इज द मिसिंग लिंक फॉर द एशियन होमोसेपियंस। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही हम मॉलिक्यूलर क्लॉक डेटिंग करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो हमारा डाइवर्जेंस है फ्रॉम द एप एंसेस्टर्स, कि हम होमो एंसेस्टर्स की तरफ जो है वो डाइवर्ज कर गए, दैट इज वेरी रिसेंट। वो तकरीबन आपके पास जो है वो 9 से लेके 7 मिलियन ईयर्स अगो का है, लेकिन इनकी डेट्स जो है वो काफी ज्यादा पुरानी आती हैं, जो कि आपके पास अगेन 12 मिलियन ईयर्स अगो की है। तो इससे हमें तकरीबन ये साफ होना स्टार्ट हो जाता है कि जो रामापिथिकस और शिवापिथिकस हैं दे आर नॉट आर एशियन होमोज के एंसेस्टर्स नहीं हैं, दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द पोंगो लाइन, ओरंगटान के एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, और ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि उनके दांत बड़े हो रहे हैं, दांत छोटे हो रहे हैं, इनेमल कभी छोटा होता चला जा रहा है, कभी पतला होता चला जा रहा है, कभी मोटा होता चला जा रहा है, मजल लाइक अपीयरेंस कम होता चला जा रहा है, दे आर नथिंग बट दे आर द डाइटरी इनोवेशंस। ठीक है, और अगर हम इसकी बायोजोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो बायोजोग्राफिकल सिग्निफिकेंस के अंदर अगेन आपके पास किस तरीके से अफ्रीका से एशिया की तरफ जो आपके पास होमिनिन्स हैं वो कैसे एक्सचेंज हुए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा असेंबलेज है जो शिवापिथिकस रामापिथिकस का है, ये आपके पास टर्की के अंदर भी मिला है, हंगरी के अंदर भी मिला है रुद्रापिथिकस, ग्रीस के अंदर भी मिला है ग्रीकोपिथिकस। तो आपके पास हमें एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है कि कैसे जो एक एक्सचेंज था अफ्रीकन और एशियन होमोज का या फिर एशियन पिथिकस का, वो जो है वो हो रहा था। ठीक है, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लाइस्टोसिन में। तो यही जो है वो सारी चीजें हैं।
ठीक है। देन उसके बाद टेक्सोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द रामापिथिकस इन द लाइट ऑफ द रामापिथिकस सिवापिथिकस कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो हमें अगेन लिखना क्या है, टेक्सोनॉमिकल स्टेटस। तो सबसे पहले हम कंट्रोवर्सी को समझाएंगे। तो कंट्रोवर्सी को समझाया गया है कि जो टेक्सोनॉमिकल प्लेसमेंट है रामापिथिकस का, वो अगेन पेलियोएंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा आज तक का रिवर्सल माना गया है। क्योंकि एक वक्त था 1950s वाला, जिसके अंदर की तकरीबन सब साइंटिस्ट ने यह मान लिया था कि भैया ऐसा है कि हमें एशियन लिंक मिल चुका है, हमें एक मिसिंग लिंक मिल चुका है, और हो सकता है दैट द अफ्रीका माइट नॉट बी द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन और द होमोनिन्स। ये हो सकता है कि ये एशिया के अंदर मिला हो। अब इस बेसिस के ऊपर लोगों ने ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया था कि जो डाइवर्जेंस है बिटवीन दी एशियन बिटवीन दी जो आपके पास एप लाइन है और जो होमो लाइन है, उसका जो डाइवर्जेंस है वो तकरीबन 13 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 14 मिलियन या फिर हो सकता है उससे भी कुछ ना कुछ पुराना हो। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही मॉलिक्यूलर क्लॉक के अंदर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें यह समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये जो डाइवर्जेंस था ये बहुत ज्यादा रीसेंट था, एंड इट माइट बी एज रीसेंट एज 7 मिलियन टू 6 मिलियन ईयर्स अगो। तो जब हमें यह समझ में आना स्टार्ट हो जाता है तो एकदम से जो एक कम्युनिटी खूब पीछे लगी हुई थी उस चीज के ऊपर कि देखो ऐसा है कि ऑस्ट्रेलो जो रामापिथिकस है, सिवापिथिकस है, दे आर द एंसेस्टर ऑफ द एशियन होमोज, जो पूरी की पूरी कम्युनिटी इसके पीछे लगी हुई थी, वो सारी की सारी कम्युनिटी यू टर्न ले जाती है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों इस चीज को सबसे बड़ा रिवर्सल माना जाता है पेलियोएंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री का। एक बार इसको सेलिब्रेट किया गया है एज एंसेस्टर ऑफ द होमिनिन लाइन। ठीक है, आजकल रामापिथिकस को ऐसे माना गया है दैट दे आर नथिंग बट दे आर द स्मॉलर और द फीमेल मॉर्फ of the broader genus called the Sivapithecus, and the broader genus of the Sivapithecus, they are nothing but they are the ancestor of the Asian Pongoline। ठीक है, यानी कि एशियन अरंगटान का ये एक एंसेस्टर है और कुछ भी नहीं है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने जो पूरा का पूरा एक हमारा थीसिस है वो हमने प्लेस कर दिया है। बच्चे क्या करते हैं कि रामापिथिकस सिवापिथिकस को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो कंकाल हमें यहां पे मिला, वो हमें वहां पे मिला। इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इंट्रोडक्शन इज बेसिकली हाउ आई हैव इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर मुझसे ये नहीं पूछा गया है कि सिवापिथिकस क्या है, क्वेश्चन के अंदर मुझे ये नहीं पूछा गया है कि रामापिथिकस क्या है, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मुझे ये पूछा गया है कि ये इस डिबेट के बारे में मुझे बताओ। तो डिबेट के बारे में बताने के लिए मुझे एग्जैक्टली पहले उसका एक मोनोलॉग या फिर उसका जो एक उसकी बात जो है वो मुझे सामने रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं कि ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई। सबसे पहले जी.ई. लेविस आते हैं। शिवालिक के अंदर उन्होंने एक शॉर्ट मजल ढूंढा जिसके कनाइंस छोटे थे। ठीक है, बाकी और जो वहां पे मिल रहे थे उस स्टेटा के अंदर, नियोजीन के अंदर, तो वो जो है वो उनसे छोटे थे। जो एनामल था, डेंटल एनामल था, वो काफी ज्यादा थिक था। तो थिक डेंटल एनामल प्लस उसी के साथ साथ मजल्स रिड्यूस हो चुके हैं, कनाइंस छोटे हो चुके हैं, और आपके पास जो मजल का अपीयरेंस है इट इज नॉट यू शेप्ड, ये यू शेप्ड नहीं है, अब ये पैराबोलिक शेप में आ चुका है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ये हमें बताने स्टार्ट कर देती हैं कि कुछ इसके अंदर होमो जैसे फीचर्स हैं और कुछ जो है दे आर द फीचर्स ऑफ प्राइमेट्स। तो जी.ई. लेविस इस चीज को देख करके एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं, और देन ही प्रपोजेस कि मुझे शायद मिसिंग लिंक मिल गया। एंड थ्रू आउट 1960s 1970s बहुत सारे स्कॉलर्स आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइमंस आते हैं,
LSB लीकी आते हैं। उन्होंने अगेन रामापिथिकस को और बहुत सारे रामापिथिकस की जो है वो स्टडी की, सिवापिथिकस की स्टडी की, और हम देखते हैं कि किस तरीके से लीकी आते हैं जब, और लीकी अगेन ही वाज अ मीडिया फिगर, साइमंस आते हैं, दोनों बड़े तगड़े मीडिया फिगर्स हैं, बड़े अच्छे एकेडमिशियंस हैं। तो जब वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो तुर्की तक एक्सकेवेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, ग्रीस के अंदर मिलते हैं, ये हमें टर्की के अंदर मिलते हैं, ये हमें हंगरी के अंदर मिलते हैं, और अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरह के सिवापिथिकस और रामापिथिकस हमें जब मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब ये हाइपोथेसिस और ज़्यादा गहरा होना स्टार्ट हो जाता है कि हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे हमें ऐसे प्राइमेट्स दिखाई दिए हों, और ऐसे प्राइमेट्स धीरे धीरे आज से तकरीबन 13 मिलियन ईयर्स अगो ये हो सकता है कि धीरे धीरे इन्होंने अपने होमिनिन्स को प्रोड्यूस किया। कि रामापिथिकस सिवापिथिकस जो शिवालिक के अंदर मिले हैं, उन्होंने एशियन होमोसेपियंस को प्रोड्यूस किया या फिर एशियन होमोस को प्रोड्यूस किया। जो यूरोपियंस हैं उन्होंने यूरोपियंस को प्रोड्यूस किया, जो अफ्रीकन हैं उन्होंने अफ्रीकन्स को प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से अगेन हमने दोबारा फिर से चीजों को रीथिंक करना स्टार्ट किया, जिसको कि हमने स्टार्टिंग में हमने ये बना लिया था कि अफ्रीका से सारी की सारी चीजें ओरिजिनेट हुई है। सो इट वाज अ ब्रेक थ्रू। और अगेन आपके पास जो है वो अगेन इन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि देखो ऐसा है, रामापिथिकस सिवापिथिकस दे आर द डायरेक्ट इंसेस्टर्स टू द होमोपिथिकियंस। सो द ट्रेडिशनल व्यू इट इज दिस कि ओरंगटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी ये सब अलग हैं, और इनका जो डाइवर्जेंस है, जो स्प्लिट है, वो तकरीबन 12 टू 13 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। और आपके पास फिर उसके बाद जो रामापिथिकस सिवापिथिकस है वो होमोलाइंस के साथ या फिर होमो के साथ अटैच्ड है। अभी जो हमने अब समझना स्टार्ट किया है वो ये शिवापिथिकस और रामापिथिकस, दे आर नथिंग बट दे बिलोंग टू द क्लेड ऑफ द ओरंगटान, और दे बिलोंग टू द क्लेड ऑफ द एशियन पोंगोलाइन। ठीक है। और आपके पास गोरिल्ला, चिंपैंजी, फिर उसके बाद आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एंड देन फिर उसके बाद जो होमोज हैं वो आपके पास आते हैं। सो दिस इज द मॉडर्न चार्ट दैट वी हैव क्रिएटेड। चलो इसके ऊपर बाद में आते हैं, फिर आगे क्या होता है। ये इंसेप्शन 1970s के अंदर लगभग कोलैप्स करना स्टार्ट कर देता है जब हम मॉलिक्यूलर डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो मॉलिक्यूलर स्टडीज ने खास करके जो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन फिर उसके बाद डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं, तो अगेन इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ओरंगटान का जो लीनिएज है और जो अफ्रीकन एप ह्यूमंस का क्लस्टर है, उनकी जो एज है, जो डाइवर्जेंस की एज है, वो तकरीबन आपके पास 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो आती है। अब ये जो डाइवर्जेंस की एज है, दिस इज वेरी रीसेंट। इनकी जो एज निकाली गई थी वो कितनी निकाली गई थी, वो थी 14 से 13 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो डाइवर्जेंस है इट इज समथिंग एल्स, ये किसी एप का डाइवर्जेंस है, ये होमोस का डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि हमारी जो डाइवर्जेंस की एज है वो तो 6 से 7 मिलियन ईयर्स अगो की आई है। ठीक है। सो इस वजह से द 12 मिलियन ईयर्स ओल्ड होमोनिन ये जो है विद दे आर नॉट वेरी कंपैटिबल टू दिस मॉलिक्यूलर क्रोनोलॉजी। ठीक है। साइमल्टेनियसली आपके पास नए क्रेनियोफेशियल फॉसिल्स सिवापिथिकस के पाकिस्तान और टर्की के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा ओरंगटान के साथ सिमिलैरिटीज जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जो कंटेम्परेरी कंसेंसस है वो यही है कि आपके पास जो रामापिथिकस है इट इज अ जूनियर सिनोनिम ऑफ द सिवापिथिकस, और हो सकता है कि ये जो है वो फीमेल मोर्फोलॉजी हो। ठीक है। और आपके पास जो रामापिथिकस सिवापिथिकस है इट इज नॉट अ मिसिंग लिंक टू द होमोसेपियंस और टू द होमोस। ठीक है। क्योंकि होमोस तो जो है वो आपके पास बहुत बाद में डाइवर्ज हुए हैं। ठीक है। ये तो कहीं लेट मायोसीन के अंदर ही डाइवर्ज हो चुके थे। ठीक है जी। और ये सारी की सारी जो खोज है, जो खोज को स्टार्ट करने वाले हैं वो पिलबीम है, लिम्सन है, और फिर उसके बाद एंड्रयू, क्रोनिन, इन सब की अच्छी खासी खोज होती है 1980s के अंदर। और 1992 के अंदर तकरीबन ये जो हमारी मॉडर्न
एक थीसिस है वो जनरेट हो जाता है। मॉडर्न थीसिस क्या है? मॉडर्न थीसिस कुछ ऐसा दिखाई देता है कि यहां पे आपके पास पहला स्प्लिट आया, कौन था यहां पे हमें अभी तक नहीं पता है। फिर उसके बाद धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपके पास ओरैंगनोपिथिकस आता है। ओरैंगनोपिथिकस के बाद आपके पास यहां पे रामापिथिकस और सिवापिथिकस आ जाते हैं, एंड दिस स्प्लिट इट इज ऑलमोस्ट ऑफ द 12 to 13 मिलियन ईयर्स अगो। और फिर यहां इस स्प्लिट से एक लाइन जो है वो पोंगो साइड को चली जाती है, ठीक है। दूसरी लाइन जो है वो आपके पास अगेन सिवापिथिकस और रामापिथिकस को चली जाती है। नाउ दिस इज आवर मॉडर्न थीसिस, ठीक है। सो दिस इज द डिबेट। तो उस डिबेट को टाइमली मैनर के अंदर हमने यहां पे लिखना था। देन द नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी रामापिथिकस सिवापिथिकस डिबेट। अगेन वही चीज है, सेम वही सारी चीजें हैं कि पहले आपके पास टू लीनियज मॉडल था। टू लीनियज मॉडल क्या था कि एक तरफ आपके पास वो सारे निकल जाते हैं, वो सब लोग जो एप्स वगैरह हैं, पोंगो लाइन, वो सारी चीजें, और दूसरी तरफ you have the Australopithecus and the Ramapithecus and Sivapithecus. They are the direct descendants. खास करके Ramapithecus, he or she is the direct descendant to the Australopithecus. ठीक है। तो आपके पास टू लीनियज मॉडल को 1960s 1970s तक पूरा उछाला गया। स्कॉलर्स लाइक सिमंस, लाइक लीकी, उन्होंने कहा कि देखो इसका भी शॉर्ट फेस है, देखो इसके भी कनाइंस रिड्यूस हो चुके हैं, जो इसका भी इनामल है वो थिक है, जो आपके पास आर्केड है वो पैराबॉलिक है। ये सारी चीज़ें ये सारी बातें करके उन्होंने इस चीज़ को खूब पब्लिसाइज किया। देन उसके बाद 1970s के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मॉलिकुलर स्टडीज या फिर मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी आना स्टार्ट हो जाती है, गुडमैन आते हैं, शानन आते हैं, तो वो अगेन अफ्रीकन एप डाइवर्जेंस, ह्यूमन अफ्रीकन एप डाइवर्जेंस की जो डेट निकालते हैं उस वक्त, वो थी 5 to 7 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, दैट वॉज फार फार टू रिसेंट देन व्हाट वाज कंसिडर्ड दिस 12 मिलियन ईयर्स अगो, जो इसकी एज निकाली गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे नए फॉसिल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम द पोटवार प्लेट्यू, एंड दीज फॉसिल्स दे आर स्पेसिफिकली टू द सिवापिथिकस, जो कि बिल्कुल एप जैसा दिखाई देता है। देन उसके बाद तुर्की से नए फॉसिल्स आते हैं जिनका अगेन जो कनकेव नस्ल ब्रो होता है, सॉरी कनकेव नस्ल ब्रो बोन्स होते हैं, जो ऑर्बिटल रीजन्स हैं दे आर वेरी नैरो, और आपके पास जो मसल लाइक अपीयरेंस है वो भी आ जाता है। तो हमें यह पता चलना स्टार्ट हो जाता है दैट द रामापिथिकस इट इज समथिंग लाइक अ सब कैटेगरी टू द सिवापिथिकस। ठीक है, तो 1980s के अंदर लिप्सन, पिलबीम, एंड्रयू क्रोनन ये अपना नया थीसिस देते हैं कि आपके पास रामापिथिकस और कुछ नहीं है, दैट इज द फीमेल और द स्मॉल बॉडीड मॉर्फ ऑफ द सिवापिथिकस। और ये दोनों सिवापिथिकस और रामापिथिकस ये दोनों एंसेस्टर हैं टू द पोंगो लाइन और द एशियन पोंगो लाइन। ठीक है, देन उसके बाद शिवालिक डिपॉजिट्स दे शो द वैरायटी ऑफ द नियोजिन फॉसिल प्राइमेट्स। इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है हमें। ठीक है, तो बेसिकली नियोजिन फॉसिल प्राइमेट्स कौन कौन से हैं? सिवापिथिकस है, रामापिथिकस है, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप तुर्कई और उन रीजन्स के अंदर, यूरेशिया के अंदर जाना शुरू कर देते हो, आपके पास ग्रीकोपिथिकस आता है, रुद्रपिथिकस आता है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आप जब ऊपर चाइना वाली साइड जाते हो तो आपके पास जो है वो गंगैटोपिथिकस आना शुरू हो जाता है, एंड दे बिलोंग टू दिस नियोजीन फेज, कि आपके पास जो है वो ये 14 to 14 मिलियन से लेकर के ये सारे के सारे जो है वो आपके पास तकरीबन 7 मिलियन ईयर्स अगो इस पूरी एक एज कैटेगरी के अंदर रहते हैं। सो व्हाट इज द डाइवर्सिटी, वो हमने यहां पे दिखाई है, दैट द प्रिंसिपल जीनस दैट इज फाउंड हियर इज द सिवापिथिकस, जिसके जॉज, आइसोलेटेड टीथ, वो सब हमें पोटवार प्लेट्यू के अंदर मिले हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो आपके पास अगेन देयर इज हरी, तल्यानगर,
वहां पे ये मिला है, रामनगर जम्मू के अंदर ये मिला है। एंड देर आर मल्टीपल स्पीसीज, जैसे जैसे आप यूरेशिया के अंदर जाना शुरू हो जाते हो तो आपके पास सिवापिथिकस अल्पानी मिला है, ठीक है, तुर्कई के अंदर। फिर उसके बाद रामापिथिकस की बात आती है, दैट इज द फीमेल मॉर्फ ऑफ द सिवापिथिकस। और अगेन फिर उसके बाद आपके पास गिंगैटोपिथिकस की बात आती है, और रामापिथिकस के जो रिलेटेड मॉर्फ्स हमें मिलते हैं या फिर रिलेटेड जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, दैट इज ऑफ द रुद्रापिथिकस इन हंगरी, ग्रीकोपिथिकस इन ग्रीस, ठीक है, ये हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार ध्यान में रखना है। अब इसका जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है वो हमने उसी पर्सपेक्टिव से किया है जिस पर्सपेक्टिव से हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस लिखे हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है स्पेसिमेंस की, वो डेंटल की और आपके पास जो ये जबड़े के फ्रेगमेंट्स होते हैं उसकी मिली है। जो पोस्ट क्रेनियम आपके पास, जो एक पोस्ट क्रेनियम पूरे हमें एक जो भी रिमेन्स मिलने होते हैं, दे आर वेरी स्कार्स, ठीक है। तो पहली चीज इससे जो हमें पता चलती है वो ये है कि हमें इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि उसके बॉडीली फॉर्मुलेशंस कैसे होते होंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्रेंसेस जनरेट किए हैं कि इससे हमें वुडलैंड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट था, तो उससे हमें यह पता चलता है कि हो सकता है कि ये बाइपेडल बाउट्स लगाता हो सकता है कि ये जो है वो आपके पास ब्रांचेशन करता हो सकता है। अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ इन्फ्रेंसेस के बारे में पता है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आपके पास अगेन लोकोमोशन और बॉडीली प्रोपोर्शंस के बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता। फिर उसके बाद हम सेकंड जो दूसरी चीज है वो ये है कि हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करते हैं। तो अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर। मैंने भी बार बार कहा है कि रामापिथिकस जो है वो हो सकता है दैट इट इज द सेक्सुअल डायमॉर्फ ऑफ द सिवापिथिकस, बट अगेन इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे फॉसिल्स अभी तक जनरेट नहीं हो पाए हैं। सो द रामापिथिकस केस इट हैड लेड टू द इन्फ्लेटेड काउंट ऑफ द जॉनरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो आपके पास तुर्कई के अंदर कुछ फॉसिल्स मिले हैं, दे आर नॉट टू द रामापिथिकस बट दे आर मच मोर रिलेटेड टू द सिवापिथिकस, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ग्रीकोपिथिकस का जो फॉसिल है वो कई लोग ये कहते हैं कि रामापिथिकस के साथ कम रिलेटेड है और वो सिवापिथिकस के साथ ज्यादा रिलेटेड है, जिस चीज को कंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया है कि सिवापिथिकस को हमने एक ब्रॉडर कैटेगरी बना दिया है और रामापिथिकस और बाकी जितने भी हमें फॉसिल्स मिलते चले जा रहे हैं उनको हम सिवापिथिकस के अंदर रख रहे हैं। नियोजिन फॉसिल सबको हम कहीं ना कहीं सिवापिथिकस के अंदर ही फिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा फॉसिल नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, हमें एग्जैक्ट उनके लोकोमोशन के बारे में नहीं पता चलता है, ठीक है। सो थर्ड, जो आपके पास टेफनोनॉमिक बायसेस हैं, जैसे फ्लूवियल सेटिंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है, वो जो है वो आपके पास वहां पे भी हैं। नाउ व्हाट आर द टेफनोनॉमिक बायसेस, कि आपके पास बहुत बार क्या होता है कि जब फ्लूविएशंस होते हैं तो सेडिमेंटेशन जिस तरीके से हम समझते हैं कि होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। जैसे बाढ़ आ जाती है तो बहुत बार एक जगह का असेंबलेज किसी दूसरी जगह के ऊपर चला जाता है, और इस वजह से बेसिकली हमें जो एक रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, एनवायरनमेंट का रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अब एनवायरनमेंट का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? जब हम एक्सकेवेशंस करते हैं तो एक्सकेवेशन के अंदर हमें कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उन फॉसिल्स को देख करके हम ये अंदाजा लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C4 ग्रासेस अगर हमें ज्यादा मिले हैं तो उससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि यहां पे जो वुडलैंड एनवायरनमेंट था वो ज्यादा था। तो अगेन जब फ्लूवियल एनवायरनमेंट होता है, बार बार बाढ़ें आ रही होती हैं, तो उस केस के अंदर एक तो है कि डैमेज बहुत ज्यादा होता है, फॉसिल्स को डैमेज बहुत ज्यादा होता है। जो दूसरा केस है वो स्पेसिफिकली ये होता है कि असेंबलेज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिसकी वजह से अगेन द सेडिमेंटेशन इट इज नॉट प्रॉपर, इवन स्ट्रेटा भी अच्छे से नहीं बन पाता है, ठीक है। फाइनली शिवालिक्स ने दे हैव नॉट यील्डेड एनी फॉसिल एम्बिगुअसली लिंक्ड टू द अफ्रीकन एप ह्यूमन स्टेम, ठीक है। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसको डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता जो एप ह्यूमंस हैं उसके साथ।
तो इस वजह से आपके पास बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ नियोजिन फॉसिल्स तो हैं, लेकिन आपके पास वो सारी की सारी चीजें हम अगेन श्योरिटी के साथ कहीं पे भी लिंक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देन डिस्कस द मोर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड द फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ द रामापिथिकस। तो रामापिथिकस मिडल टू लेट मायोसिन होमिनाइड है, और ये जो है वो अगेन वाज अ लॉन्ग एट सेंटर ऑफ द डिबेट अबाउट द अर्लीस्ट ओरिजिन्स ऑफ द ह्यूमन लाइन। और अगेन आपके पास इसका एक बहुत डिस्टिंक्टिव डेंटल और जो जबड़े की मोर्फोलॉजी है वो बड़ी डिस्टिंक्टिव है। वही सारी चीज़ें जो हम अक्सर लिखते हैं, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। अब इसकी मोर्फोलॉजी के ऊपर पहले हम डिस्कशन करते हैं। जॉ फॉर्म, पहली चीज़ काफ़ी रोबस्ट है। मैंडिबल यानी कि जो जॉ बोन है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है, लेकिन जो मजल का अपीयरेंस है, मजल का अपीयरेंस ये वाला अपीयरेंस, तो मजल का अपीयरेंस है दैट इज क्वाइट शॉर्ट। फिर उसके बाद जब डेंटेशन की बात आती है, इंसीजर्स और कनाइंस दोनों का साइज इसके एप काउंटर पार्ट से काफी ज्यादा छोटा नजर आता है। कनाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ नहीं है, वो वर्टिकल हैं जैसे हम लोगों के अंदर हैं। देन उसके बाद जो डेंटल इनेमल है वो काफी ज्यादा थिक है, काफी ज्यादा ब्रॉड है। उसी के साथ साथ जो प्री मोलर्स हैं दे आर लोली क्राउंड, उनको अंदर तक जो है वो रखा गया है। ठीक है, और जो मोलर्स हैं वो प्रॉपरली अडेप्ट हो चुके हैं फॉर दी हैवी ग्राइंडिंग रोल्स। देन उसके बाद डेंटल आर्केड, डेंटल आर्केड जो है वो अगेन इट इज स्लाइटली पैराबोलिक और हल्का सा वी शेप्ड कई कई जगह के ऊपर या फिर कई कई स्पेसिमेंस के अंदर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, और आपके पास अगेन जो मायोसिन एप्स का जो बिल्कुल यू शेप्ड वाला एक डेंटल आर्केड था उससे ये कंट्रास्ट करता है, तो इसका हल्का सा पैराबोलिक है, ये वाला है। ठीक है, और इसकी प्लेट जो है दिस इज आर्क्ड। ठीक है, जो कि अगेन बिल्कुल होमिनिन मॉर्फोलॉजी वाली है। जो इसका च्यूइंग अपरेटस है वो अगेन थोड़ा सा पोस्टीरियर एरियाज के अंदर शिफ्ट कर चुका है, और आपके पास अगेन जो बाइट फोर्स है इट इज क्वाइट इंक्रीज्ड। ठीक है, देन उसके बाद डायस्टीमा इट इज रिड्यूस्ड और इट इज एब्सेंट। अब इसकी जो फाइलोजेनिक पोजीशन है वो हमने अगेन एशियन होमोलाइन के एशियन पोंगोलाइन के अंदर रखी है। किस तरीके से इसको डिसाइड किया गया है इसके बारे में हमें पता है। ठीक है, ऑलरेडी हमें ज्ञान मिल चुका है। सो ये जो है इसकी फाइलोजेनिक पोजीशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं इसके अंदर। देन डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सेवापिथिकस। तो सबसे पहले हमने बड़े सिंपल तरीके से इसका इंट्रोडक्शन किया दैट सेवापिथिकस इट्स अ मिडल टू द लेट मायोसिन होमिनिड, और ये जो है वो अगेन इट कॉन्स्टिट्यूट द रिचेस्ट फॉसिल एप जो कि आपके पास अफ्रीका से बाहर हमें मिला है। क्यों रिचेस्ट क्यों है? क्योंकि तुर्की से लेकर के ग्रीस तक, ग्रीस से लेकर के आपके पास शिवालिक की पहाड़ियों तक इसका असेंबलेज खूब मिला है। पाकिस्तान और इवन नेपाल तक जो है वो कहते हैं कि इसका असेंबलेज जा सकता है। ठीक है, तो ये इवेंचुअली पोंगो लाइन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो अब सेवापिथिकस के क्या ट्रेट्स मिलते हैं आपको? तो सबसे पहला जो नस्ल बोन है दैट इज कनकेव। ठीक है, अंदर की तरफ है लेकिन काफी लंबी है, पहली बात। दूसरी बात जो इंटर ऑर्बिटल डिस्टेंस है, ये बीच वाला डिस्टेंस ये काफी ज्यादा नैरो हो चुका है, छोटा हो चुका है। जो आपके पास प्री मैक्सिला बोन है वो काफी ज्यादा नैरो हो चुकी है। ठीक है, देन जो एनामल है इट इज क्वाइट थिकर देन दी रामापिथिकस। देन उसके बाद जो मिड फेस है दैट इज डिश्ड, यानी कि जो आपके पास जाइगोमा है दैट इज ड्रूपिंग, कि आपके पास जैसे यहां पे जो मिड फेस है वो आपके पास इस तरीके से है, इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ है, जैसे ओरंगटान्स का होता है। बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, तो जो प्लेट है, जो मुंह का हिसाब किताब है वो बिल्कुल ओरंगटान जैसा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो इसके कुछ फीचर्स हैं।
So the craniofacial autonomy, it provides a very strong affinity with the modern orangutan. और पहले जब रामापिथिकस मिला था तो सब लोग खुश हो रहे थे कि हमें मिसिंग लिंक मिल गया, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि कोई मिसिंग लिंक विंक नहीं है। ठीक है, सो द की शेयर्ड और द ड्राइव्ड ट्रेट्स दे आर कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा नैरो हो चुका है। सो वी हैव अ टॉल नसल बोन, लेकिन वो अभी भी कनकेव है। जो आपके पास प्री मैक्सिला है दैट इज क्वाइट रोबस्ट, तो ये आपके पास जो है वो अगेन थोड़ा सा प्रिमिटिव ट्रेट है। उसी के साथ साथ देयर इज अ डिस्ड मिड फेस। ठीक है, ड्रूपिंग जाइगोमैटिक मैक्सिलरी एंगल, ये वाला जो एंगल है वो आगे की तरफ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, जो डेंटल फीचर्स हैं वो ये हैं कि जो कनाइन्स हैं दे आर प्रोजेक्टिंग, दे आर लार्ज। ठीक है, और आपके पास फीमेल्स के पास जो कनाइन्स थे वो छोटे थे। सो देयर इज अ प्रॉपर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनेमल काफी ज्यादा थिक है, ब्रॉड टीथ हैं। ठीक है, और आपके पास जो मोलर्स हैं दे आर लोली क्राउंड, ताकि नट्स को, सीड्स को ये अच्छे तरीके से च्यू कर सकें। जो आपके पास डेंटल आर्केड है दैट इज यू शेप्ड, और जो मोलर कस्प पैटर्न है दैट इज Y5 पैटर्न, जो कि अगेन बाकी मायोसिन एप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना हुआ है। बॉडी साइज और लोकोमोशन की अगर बात करें तो अगेन हम ये मानते हैं कि दे वर आर्बोरियल अडेप्टेशंस थे। ये बहुत बार अपने दो पैरों को यूज किया करते थे, लेकिन प्रॉपरली ये कभी बाइपेडल नहीं थे। तो ये बाउट किया करते थे कि दो पैर, जैसे आपके पास गोरिल्ला करता है कि नीचे उतर करके वैसे तो चार पैरों के ऊपर चलता है, लेकिन जब भागता है तो कई कई बार दो पैरों के ऊपर आ जाता है, फिर से नीचे गिर जाता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ये कुछ ऐसी बाउटिंग वगैरह करते हों, लेकिन ज्यादातर देर वर आर्बोरियल अडेप्टेशंस। ठीक है, तो जो आइसोटॉपिक डेटा है वो ये कहता है कि इस वक्त के ऊपर आपके पास एक वुडलैंड एनवायरनमेंट या फिर सीजनल वुडलैंड एनवायरनमेंट्स हुआ करते थे, और बीच बीच में से आपके पास जो ग्रासलैंड्स थी, बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स थी, वो हुआ करती थी। तो जहां जहां पे वुडलैंड एनवायरनमेंट्स थे वहां पे इनका आर्बोरियल अडेप्टेशंस के साथ चल जाता था, लेकिन जहां पे आपके पास बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स आ जाया करते थे, सो दे हैड टू वॉक और दे हैड टू रन ऑन देयर 4 feet, और दे वर डूइंग बाउट्स, कि वो बेसिकली भागते भागते दो पैरों के ऊपर आ जाते थे, फिर नीचे गिर जाते थे, जैसे गोरिल्ला या फिर कुछ चिंपैंजीज करती हैं। ठीक है, जो उसका एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है वो ये है कि इसकी जो टेक्सोनॉमिक हिस्ट्री है इसके अंदर बहुत सारे इसके सब कैटेगरीज आ गई हैं, जैसे रामापिथिकस हो गए, केनियापिथिकस हो गए, आपके पास रुद्रापिथिकस हो गए जो कि आपको हंगरी के अंदर मिले हैं। तो ऐसी काफी सारी कैटेगरीज जो कि अगेन पोंगो लाइन के अंदर पोंगो रेडिएशन का हिस्सा बन जाती हैं, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेवापिथिकस। ठीक है, सो ये है बेसिकली। देन delineate the salient characteristics of the नर्मदा मैन। अब यहां पे एक तो बात है कि ये नर्मदा मैन कहना जो है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि वो मैन ही था, वुमेन नहीं थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर वर नर्मदा होमरन्स। नर्मदा के आसपास हाथनोरा में सबसे पहले जो काम हुआ, फिर उसके आसपास अनिकेत और उसकी टीम, और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने नर्मदा वैली के ऊपर काम किया है। और हमें सिर्फ और सिर्फ एक असेंबलेज नहीं मिला, रादर हमने 3 असेंबलेजेस दिखाए हैं जहां पे बहुत सारे जो होमिनिन्स थे वो रह रहे थे, या फिर बहुत सारे जो मैन थे वो रह रहे थे। ठीक है, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसी है। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ हाथनोरा के बारे में लिखते हैं, एक कैलवेरियम के बारे में लिखते हैं, लेकिन वो जानकारी अधूरी है। उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास 1982 के अंदर एच.एस. सनाकिया वो हाथनोरा के अंदर कुछ जियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कर रहे थे। वहां पे जियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करते हुए उनको एक कैलवेरियम मिला। उस कैलवेरियम के ऊपर जब उन्होंने सोनाकिया साहब ने काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये मुझे एक होमो इरेक्टस हाथ मिल गया, जहां से बिकॉज कैलवेरियम की जो थिकनेस थी
इट वॉज नॉट लाइक दी होमोसेपियंस, हमारे जैसी नहीं थी, थिकनेस काफी ज्यादा थी और थिकनेस को देख करके उन्होंने यह अनुमान लगाया कि ये एक होमो इरेक्टस हो सकता है। उसके जो ब्रो रिजेस थे जो कैलवेरियम के ऊपर दिखाई दे रहे थे वो काफी ज्यादा रोबस्ट थे। तो उस चीज को देख करके भी उनका अनुमान और ज्यादा पुख्ता हो गया और उन्होंने कहा कि ये तो पक्का ही होमो इरेक्टस लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद धीरे 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 इसके ऊपर बातचीत चली। फिर उसके बाद सांक्या इसके ऊपर एक्सकेवेशन करते हैं। 1997 के अंदर हाथनोरा के अंदर ही वो राइट क्लेविकल बोन ढूंढ लेते हैं। जब राइट क्लेविकल बोन मिल जाती है और वहां पे काम किया जाता है तो राइट क्लेविकल बोन की रोबस्टनेस और वो सारी चीजें देख करके ऑलमोस्ट हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है दैट इट इज नॉट अ होमो इरेक्टस, रादर ये जो होमोसेपियन ही हमें लग रहा है। फिर उसके बाद सांक्या की 2005 के अंदर फिर से एक्सकेवेशन आती है। वहां पे उनको लेफ्ट क्लेविकल बोन और आपके पास 9th रिब वो मिलती है। देन उसके बाद 2010 के अंदर उनको फीमर और ह्यूमर की बोन मिलती है, डोले की हड्डी और पट की हड्डी, ये दो हड्डियां जो है वो इनको मिलती हैं। अब जब हम इसकी इन असेंबलेजेस की या फिर इन सैंपल्स की हम डेटिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो सोनाकिया की डेट है वो 3 लाख साल पुराने सैंपल की डेट हमें मिली है। फिर उसके बाद जो सांक्या की राइट क्लेविकल वाली बोन की जो डेट मिली है वो आपके पास 1,50,000 की मिली है। जो आपके पास हीमर की और फीमर बोन की डेट मिली है वो आपके पास 75,000 साल की मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंदर अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग होमोसेपियन ने वास किया था। बड़ा सिंपल सा इसका मानना यह है। अब बात आती है स्टार्टिंग में कैलवेरियम के ऊपर। तो कैलवेरियम को अगेन सोनाकिया ने ढूंढा। उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो तकरीबन आपके पास 1155 से लेके 1421 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। इसकी जो थिकनेस थी ये ऑलमोस्ट आपके पास 11 mm की हो चुकी थी। इसीलिए सोनाकिया को ऐसा लगा कि ये इसकी जो वॉल्ट की शेप देख करके हम इसको अगेन होमो इरेक्टस की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 उन्होंने ये कहा कि इसको इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसका प्लेसमेंट होमो हाइडेलबर्जेंसिस जब ढूंढा गया जर्मनी के अंदर उसके अंदर होना स्टार्ट हो गया एंड देन फिर उसके बाद कुछ लोगों ने इसको होमोसेपियंस की कैटेगरी के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया। इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ये थी कि जो स्कल थी इट वाज डॉलिगोसेफेलिक, पेंटागोनल आउटलाइन था, जो क्रेनियल बेस था वो बिल्कुल फ्लैट था, देयर वाज अ वेरी रोबस्ट सैजिटल नीलिंग, ठीक है, आपके पास पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे थे, जो आपके पास ऑर्बिटल टॉरस था दैट वाज वेरी स्ट्रांग, जो ऑसिपिटल टॉरस था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसी के साथ साथ बहुत बड़ा ऑडिटरी मीटर्स भी मौजूद था। तो इतने ज्यादा रोबस्ट फीचर्स को देख करके हम इसको दो ही कैटेगरीज के अंदर उस वक्त रख सकते थे। या तो होमो इरेक्टस की कैटेगरी थी जिसके अंदर पहले रखा गया, फिर उसके बाद बाकी और लोग आते हैं वो इसको जो है वो होमो हाइडेलबर्जेंसिस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद कुछ कैलवेरियम्स मिलना स्टार्ट होते हैं या फिर क्लेविकल्स मिलना स्टार्ट होते हैं और अगेन क्लेविकल्स के अंदर देयर वाज क्वाइट थिक शाफ्ट्स और आपके पास जो है वो अगेन आपके पास जो सब क्लेविकल ग्रूव्स थे वो काफी अच्छे डेवलप्ड थे, ठीक है। तो इससे लगभग हमें ये लगना स्टार्ट हो गया दैट जो ये हमें क्लेविकल बोन्स मिली हैं ये 25 से लेके 35 साल की कोई फीमेल थी उसकी मिली है, जिसका स्टेचर 135 सेंटीमीटर और शोल्डर की ब्रेड्थ तकरीबन 30 सेंटीमीटर की होती होगी जैसे आजकल के ओंगे पिग्मीज का होता है। देन उसके बाद राइट रिब, हीमर और फीमर बोन को देख करके अगेन दे वर क्वाइट रोबस्ट। आपके पास जो है वो फीमर की बोन वो राउंडेड थी, थोड़े से ओवियड शेप, राउंडेड ओवियड शेप जो है वो उसके अंदर मौजूद था। तो
जो फीमर बोन था इट वाज क्वाइट कंपेरेबल टू द नियंदरथाल मैन। जो फीमर का बोन था अगेन इट वाज क्वाइट रोबस्ट, तो ये भी जो है वो नियंदरथाल मैन वगैरह उससे जो है वो कंपेरेबल था। ठीक है, तो जब हमने उनकी बायोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया तो हमें ये पता चला दैट दे आर शॉर्ट स्टेचर्ड, स्टॉकी, पावरफुल बिल्ट, जिसका ब्रेन साइज होमो हाइडलबर्जेंसिस जैसा है, जो कि अगेन अशूलियन टूल्स को यूज कर रहे हैं, जो कि अगेन कुछ लोग मिडिल पेलियोलिथिक फ्लेक टूल्स को भी बना रहे हैं। और इनके बिहेवियर और इन सारी चीजों को देख करके हमने एट द एंड इसको होमो सेपियंस की कैटेगरी के अंदर जो है वो रख दिया है। ठीक है, तो ये बातें हैं। सो देन उसके बाद अगला सवाल आता है। नाउ दिस क्वेश्चन इट इज आई थिंक क्लियर। आपके पास कोई एक नहीं है, रादर आप उसके बाद 1982 के बाद काफी सारे और असेंबलेजेस आपको मिले हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ द नर्मदा बेसिन। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो ये है कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। पहला सिग्निफिकेंस है आपके पास प्लाइस्टोसीन की डाइवर्सिटी का, कि वहां पे हमें एक नहीं 3 असेंबलेजेस मिले हैं। एक की डेट 3 लाख साल की है, एक की डेट आपके पास 1,50,000 साल की है और तीसरे की डेट 75,000 साल की मिलती है। सो पहली बात, आपके पास एक बहुत डाइवर्स प्लाइस्टोसीन की असेंबलेज वहां पे है। दूसरी बात, देयर वॉज अ प्रॉपर होमिनिन कनेक्टिविटी। प्रॉपर होमिनिन कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी हम इस चीज के ऊपर पहुंचे हैं कि ये लोग यूरेशिया से इंडिया की तरफ आए और इंडिया से फिर उसके बाद ईस्ट एशिया की तरफ निकल गए। सो देयर वॉज अ मैट्रिक लिंक टू द पैथ्रोलोना, काबवे, एंड देन फिर उसके बाद ये लोग अगेन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर निकल गए। देन उसके बाद देयर वॉज अ टोबा सर्वाइवल। टोबा सर्वाइवल का मतलब क्या है? अब 75,000 साल की हमें डेट निकली है। लगभग इसी वक्त आपके पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था इन दी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, दैट इज नोन एज द टोबा ब्लास्ट, टोबा वॉल्केनिक करप्शन। तो उसके अंदर उस वोल्केनिक ऐश के कारण, उस वोल्केनिक विंटर के कारण काफी ज्यादा बड़ी बर्बादी हुई थी। तो इंडिया के जो होमिनिन्स थे उस वक्त इस बर्बादी से सरवाइव कर पाए थे और ये होमिनिन्स अगेन नर्मदा से होते हुए फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया से होते हुए धीरे 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 साउथ इंडिया, अतरमपक्कम वगैरह उन साइट्स के ऊपर जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देयर वाज दी लोकल एवोल्यूशनरी ट्रांजैक्टरी, कि आपके पास अंडमान पिग्मीज के साथ इनका काफी अच्छा रिलेशनशिप या फिर इनका काफी अच्छा मोर्फोलॉजिकल लिंक जो है वो दिखाई देता है। सो द नर्मदा रिकॉर्ड दे रिवील दैट देयर आर एटलीस्ट 2 मोर्फोलॉजिकल रादर देन 2, देयर आर 3 मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस जिनका एसोसिएशन बहुत पहले जो 3 लाख साल वाला था उसका इरेक्टस के साथ बनाया गया और 1,50,000 साल वाले का जो एसोसिएशन था वो अगेन आपके पास हाइडलबर्जेंसिस के साथ बनाया गया। ठीक है, इवन आपके पास 3 लाख साल वाले का भी आपके पास जो है वो हाइडलबर्जेंसिस के साथ बनाया जाता है और मिडिल पेलियोलिथिक का जो असेंबलेज था उसका जो है वो आर्किक होमोसेपियन के साथ बनाया जाता है। And then what is the link to the global hominin pool? So basically पैथ्रोलोना, दाली और फिर उसके बाद काबवे। मैट्रिक एनालिसिस हमें यह कहता है कि बेसिकली यहां से जो होमिनिन्स थे वो माइग्रेट करे इंडिया के अंदर और इंडिया से जो नर्मदा वैली से होते हुए ये धीरे 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 ईस्ट एशिया वगैरह वहां पे डिस्पर्स हो जाते हैं। देन दे हैड सर्वाइव्ड अक्रॉस द टोबा इवेंट। जो टोबा सुपर इरप्शन हुआ था वहां पे ये लोग बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाए और इट मार्क्स देयर रेजिलियंस और किस तरीके से दे वर एबल टू अगेन मॉडिफाई देयर टूल टेक्नोलॉजी एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देन उसके बाद देयर वाज द पॉसिबल लोकल एवोल्यूशनरी ट्रांजैक्टरी, कि आपके पास जो है शॉर्ट स्टेचर्ड, स्टॉकी मोर्फोलॉजी, वो सारी चीजें जो है वो इनके अंदर थी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं।
तो अथिया का मानना था कि इसको अलग कैटेगरी के अंदर, नर्मदा का अलग से एक कैटेगरी बना दिया जाए, लेकिन वो कैटेगरी जो है वो नहीं बन पाया। अब कैटेगरीज क्या थी इसकी, तो सीधा हम जो है वो कैटेगरीज के ऊपर जंप करते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि जनरल एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखा है दैट द क्रेनियल कैपेसिटी इट हैज इंक्रीज्ड। जो आपके पास होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी है वो 750 से लेके 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक रहती है। आगे चल के आते हैं नर्मदा मैन की। नर्मदा मैन की तकरीबन आपके पास 1155 से लेकर के 1421 तक रही है। फिर उसके बाद होमो हाइडेलबर्जेंसिस की आती है। होमो हाइडेलबर्जेंसिस की ऑलमोस्ट इतनी ही है, 1100 से लेके 1400। ठीक है, फिर उसके बाद होमोसेपियंस की आती है और होमोसेपियंस की नर्मदा मैन से हल्की सी ऊपर उठ जाती है, तकरीबन 1400 के आसपास या फिर 1450 के आसपास रहती है। तो नर्मदा मैन बेसिकली अगर हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना दें, जैसे आपके पास जो है वो सांख्या ने एक कैटेगरी बनाई थी, सॉरी सोनाकिया ने एक कैटेगरी बनाई थी, दैट दिस कैटेगरी इट वाज नोन एज द इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस। तो इसको इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस भी इस हिसाब से कहा जा सकता है। इसको अगेन अगर हम क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से ही देखें और रोबस्टनेस के हिसाब से देखें, क्योंकि अगेन क्लेविकल बोन और उसके बाद ब्रो रिजेस बड़े ज्यादा रोबस्ट हैं, तो अगर हम इसकी रोबोसिटी के बारे में बात करें और उसके बाद जो बाद वाली हमारे पास डेट्स आई हैं कि 1,50,000 की डेट है, तो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो हमें लगभग ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि नर्मदा के कैल्वेरियम को या फिर नर्मदा मैन को हाइडेलबर्जेंसिस के अंदर जो है वो रखना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम और असेंबलेज की बात करते हैं, अगर हम इंडियन पिग्मीज को, जो ओंगेज हैं, उनको अगर हम देखना स्टार्ट कर देते हैं और जो सबसे पुराना असेंबलेज हमें मिला है 75,000 साल वाला, अगर हम उसको भी इसके साथ डालना शुरू कर देते हैं तो अगेन हमें ये होमोसेपियंस जैसा लगना कुछ शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपके पास जो नर्मदा मैन है वो इन 3 कैटेगरीज में देखने के नजरिए से फिट बैठ जाता है। इसीलिए जो नर्मदा मैन की डिबेट है वो इतनी ज्यादा, क्या कह सकते हैं, उलझी हुई है। सो कैनेडी और उसकी टीम 1991 के अंदर इंडिया में आती है और वो कहती है कि देखो ऐसा है कि नर्मदा मैन जो है वो हमें बिल्कुल होमोसेपियन जैसा लग रहा है। उस वक्त ये डिबेट काफी ज्यादा चालू हो चुकी थी। सोनाकिया बैठे हुए थे, कह रहे थे कि नहीं, मैं तो होमो इरेक्टस के ऊपर धरना दे रहा हूं। ठीक है, उस वक्त सांख्या की जो रिसर्च है वो भी हल्की फुल्की स्टार्ट हो चुकी थी। उस वक्त आकर के कैनेडी ये कहते हैं दैट इसके जो आपके पास कुछ लक्षण हैं वो होमोसेपियंस जैसे हैं। जैसे जो हाइट ऑफ क्रेनियल वॉल्ट है वो काफी ज्यादा हाई है। अगर क्रेनियल वॉल्ट की हाइट देखी जाए तो हमें ये होमो इरेक्टस नहीं नजर आता, ये होमोसेपियन जैसा नजर आता है। कैनेडी 2007 के अंदर दोबारा फिर से विजिट करते हैं। वहां पे वो मल्टीवेरिएट कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि देयर इज ओनली 43% ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपके पास ये होमो इरेक्टस के साथ मिलता जुलता है। हायर प्रोबेबिलिटी मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर यही है कि आपके पास ये जो हैं वो होमोसेपियन जैसे हैं। 59% प्रोबेबिलिटी है। इसी बीच कैमरून आते हैं। कैमरून अगेन ही डिमॉन्स्ट्रेट्स, उन्होंने पेट्रोलूना के अंदर काम किया था, तो पेट्रोलूना मैन के साथ वो मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं और काफी सारे और यूरोपियन मिडिल प्लाइस्टोसीन क्रेनियल्स को वो एनालाइज करके दिखाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन ये होमोसेपियन है। देन उसके बाद सांख्या फिर से 26 वेरिएबल मैट्रिक्स क्लस्टर को एनालाइज करते हैं और अलग अलग स्पेसिमेंस को कंपेयर करते हैं विद द नर्मदा मैन, पेट्रोलूना मैन को, ला फेरे मैन को, काब्वे को। वो कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे भी होमोसेपियन जैसा नजर आ रहा है ये। ठीक है, तो आपके पास अगेन ये सारे लोग इस डायग्राम के ऊपर बाद में आते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके पास पोस्ट क्रेनियम एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं।
पोस्ट क्रेनियल एलिमेंट्स अगेन हमें ये अंदाजा लगाते हैं कि ये सारे के सारे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेविकल बोन मिली, नाइन्थ रिब मिली, वो बिल्कुल होमो इरेक्टस जैसी नहीं थी। उन सारी चीजों को देख करके हमें ये, उनकी रोबोसिटी को देख करके हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि ये जो है वो नर्मदा मैन है। ठीक है, नर्मदा मैन खास करके जो तबू 3 और स्कूल केव का जो हमें सैंपल मिला था बिल्कुल वैसा ही है। सो जो क्लेविकल बोन्स हैं दे आर वेरी थिकर, और उसकी थिकनेस देख करके, खास करके उसकी गुलाई देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल और बिल्कुल नर्मदा मैन जैसा है। उसी के साथ साथ जो बॉडी है इट इज वेल बिल्ट, सॉरी, शॉर्ट है, स्टॉकी है, बड़ी पावरफुल है। तो आपके पास बिल्कुल वैसा ही हमें लगना शुरू हो जाता है, ये नर्मदा मैन जो है वो नियांदरथाल मैन जैसा जो है वो लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इन कंक्लूजन देयर इज अ प्रॉपर कन्वर्जेंस फ्रॉम द होमो इरेक्टस, या तो ये नर्मदा मैन है या फिर ये जो है वो होमोसेपियन है, या फिर ये हाइडलबर्जेंसिस मैन है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से फिर इसका जो है वो अलग अलग एनालिसिस करना स्टार्ट किया, लेकिन ये धीरे धीरे इरेक्टस के स्टेटस से वंचित हो गया, इरेक्टस से जो है वो ये बाहर निकल जाता है। तो कैसे हुआ? तो लूमली और सोनाकिया स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि ये इवॉल्व्ड इरेक्टस है। फिर उसके बाद, अब दिस इज द टाइमलाइन, फिर उसके बाद कैनेडी की बात आती है। कैनेडी कहते हैं कि ये आर्किक होमोसेपियन है। ठीक है, फिर उसके बाद कैमरून आते हैं। कैमरून होमोसेपियन और हाइडलबर्जेंसिस के कहीं बीच में इसको रख जाते हैं। फिर उसके बाद कैनेडी आते हैं। कैनेडी कहते हैं कि बिल्कुल मुझे तो होमोसेपियन जैसा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद सांख्या आते हैं। सांख्या कहते हैं 2010 के अंदर कि इसकी एक हल्की सी एफिनिटी जो है वो हाइडलबर्जेंसिस मैन के साथ है, लेकिन हम इसको हाइडलबर्जेंसिस मैन नहीं कहेंगे, हम इसको लगभग जो है वो इंडिया के अंदर, क्योंकि 75,000 साल वाला भी असेंबलेज है, तो इसको जो है वो हम लगभग इंडिया के अंदर इसको होमोसेपियन जैसा मान लेंगे। देन उसके बाद जो है वो अगेन आथिया कहती हैं कि अगेन इसको अलग से कैटेगरी बना दी जाए, इस डिबेट के बीच में से एक अलग से कैटेगरी इसके लिए निकाल दी जाए और इसको अलग रखा जाए। सो दैट इज द नर्मदा कैल्वेरियम। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है आथिया के अंदर कि हमारे पास इतना ज़्यादा बड़ा असेंबलेज नहीं है। हमारे पास 3 मिले हैं स्पेसिमन्स, और वो भी इतने सालों के गैप में। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इतना बड़ा इसका हमारे पास स्पेसिमन्स नहीं है कि इसकी अलग से कैटेगरी बना दी जाए। ओके, सो व्हाट इज़ द करंट कंसेंसस? करंट कंसेंसस यही कहता है कि आपके पास ये जो है वो कुछ इसके जो देर आर सम हाइडलबर्जेंसिस लाइक ट्रेट्स, और काफ़ी सारे ट्रेट्स इसके होमोसेपियन जैसे हैं। तो ऑलमोस्ट इट इज़ आ होमोसेपियन, जिसके कुछ कुछ ट्रेट्स नियांदरथाल और हाइडलबर्जेंसिस जैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें हैं इसमें। ओके, सो नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर विल अगेन डिस्कस द थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज के साथ साथ हम पेपर सेकंड का आई थिंक विलेज स्टडीज का जो डिस्कशन है वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच।